जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबान। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वालेकुम सलाम। हफ्ते बाद तकरीबन हमारी ये मुलाकात होती है और आज हमारी तकरीबन चौथी मुलाकात है ये। डॉक्टर साहबान, यकीनन याद होगा हम सीबीसी को डिस्कस कर रहे हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट जो कि ब्लड का एक बेसिक टेस्ट होता है, उसको हम डिस्कस कर रहे थे पिछले 3-4 लेक्चर्स में। इसमें से हमने आरबीसीज के पैरामीटर्स डिस्कस किए थे। आरबीसीज के मुतलका हमने कोई 3-4 पैरामीटर्स डिस्कस किए हैं, जिनमें से पहला था आरबीसी काउंट, आरबीसीज की तादाद, काउंट ब्लड में हमने पढ़ी थी 4.5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। दूसरा पैरामीटर भी आरबीसीज के मुतलका था, जिसको एचबी हीमोग्लोबिन का नाम दिया जाता है कि आरबीसीज के एक डेसीलीटर में जिसको 100 ml भी कहते हैं, उसमें कितने ग्राम हीमोग्लोबिन मौजूद होती है। ये दूसरा पैरामीटर था। तीसरा पैरामीटर हमने पढ़ा था HCT हेमेटोक्रिट। HCT हेमेटोक्रिट के आरबीसीज बाय वॉल्यूम ब्लड में कितनी परसेंटेज वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं, जिसमें तकरीबन 50 या 45% नॉर्मल इसकी वैल्यू थी। चौथा पैरामीटर हमने ये पढ़ा था कि एक बॉडी के अंदर आरबीसीज का एवरेज साइज कितना है, एवरेज वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम MCV, मीन सेल वॉल्यूम। क्योंकि 25 ट्रिलियन आरबीसीज मौजूद होते हैं ब्लड में, उसमें यकीनन कोई बहुत छोटे होंगे, कोई दरमियाने होंगे, कोई बड़े होंगे। तो हमें एवरेज वॉल्यूम देखना था कि एवरेज वॉल्यूम कितना आ रहा था, उसको हमने कहा था MCV, मीन सेल वॉल्यूम। फिर इसके साथ पांचवा पैरामीटर था MCH, मीन सेल हीमोग्लोबिन। मीन सेल हीमोग्लोबिन के एवरेज वॉल्यूम के साथ एक आरबीसी में एवरेज हीमोग्लोबिन कितनी आ रही होती है, जिसको हमने पिकोग्राम्स, आपको याद होगा पिकोग्राम्स मैंने इसका यूनिट बताया था, और एमसीवी का फेम्टोलीटर, एमसीवी का फेम्टोलीटर और एमसीएच का पिकोग्राम। तो इसमें हमने ये देखते हैं एमसीएच में कि आरबीसीज के अंदर एवरेज वॉल्यूम, एवरेज हीमोग्लोबिन कितनी आ रही है, उसको हम कहते हैं MCH, मीन सेल हीमोग्लोबिन। एक छठा पैरामीटर था MCHC, MCHC, मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। इससे मुराद ये होती है कि अगर आरबीसीज का साइज छोटा है तो उसके उस साइज के मुताबिक उसमें हीमोग्लोबिन होनी चाहिए, और अगर आरबीसीज का साइज बड़ा है तो उसमें उस बाई वॉल्यूम के हिसाब से, वॉल्यूम की रेशो के हिसाब से उसमें हीमोग्लोबिन होनी चाहिए। तो ये आमतौर पर तो हमें छोटे आरबीसीज में थोड़ी MCHC मिलती है और बड़े साइज के आरबीसीज में ज़्यादा MCH मिलनी चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात मीन सेल हीमोग्लोबिन आरबीसीज का वॉल्यूम थोड़ा होता है लेकिन उसमें HB ज़्यादा होती है, तो फिर इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही होती है। ये भी तकरीबन 32 to 36, 37 ग्राम्स पर डेसीलीटर आ रही होती है। एक पैरामीटर हमने पढ़ा था रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, RDW, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, आगे लिखा होता है CV, सेल वॉल्यूम। ये सारे पैरामीटर्स आपको सीबीसी पर मिलते हैं। सीबीसी अब डॉक्टर साहब जब आप देखेंगे तो इंशाल्लाह इन लेक्चर्स के बाद आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होगा सीबीसी की रिपोर्ट देखने में। ये तमाम पैरामीटर्स, तमाम
तकरीबन इकट्ठे भी आ रहे होते हैं, इकट्ठे ना भी हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये तमाम पैरामीटर्स जो है ये आपके आरबीसीज और आरबीसीज के मुतलका यानी हीमोग्लोबिन्स, या मैं इन शॉर्ट ये कहूँ कि जितनी भी आरबीसीज की कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें मेन आपका जो है वो एनीमिया वगैरह आते हैं, मैक्रोसिटिक एनीमिया, मैक्रोसिटिक एनीमिया, उसके अलावा एप्लास्टिक एनीमिया, परनीशियस एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये तमाम चीज़ें इन 6 या 7 पैरामीटर्स के साथ लिंक कर रही होती हैं। तो हम देखते हैं कि सीबीसी की एक बहुत लंबी लिस्ट होती है, सीबीसी में जितने पैरामीटर्स आ रहे होते हैं उनकी एक लंबी लिस्ट होती है। तो कोशिश हमने ये करनी है कि उस लिस्ट में से मैक्सिमम पैरामीटर्स के बारे में हमें बेसिक आगाही या बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। तो अब यहाँ ये चीज़ें पिछले 4 लेक्चर्स में हमने ये पैरामीटर्स डिस्कस किए हैं, आरबीसीज, एचबी, हेमाटोक्रिट, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। इसके मुतालिक जितने भी 3 लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है हमारे पास, वो वन ड्राइव पे आ रही है, डॉक्टर जोहा के पास उनके लिंक्स हैं ड्राइव के। तो इसमें डॉक्टर सलमान जिसको भी ये लेक्चर चाहिए हो अभी अवेलेबल है वन ड्राइव पे, और वो आपको मिल सकता है, आप उसको मज़ीद भी सुन सकते हैं अगर किसी का ये कोई पार्ट रह गया हो तो। उसके बाद जो दूसरी अहम चीज़ है वो है WBCs। WBC पहले हमने आरबीसीज के मुतालिक पैरामीटर्स पढ़े, अब हम WBCs को डिस्कस करेंगे, जिनको मेडिकल में लीकोसाइट्स कहा जाता है। लीकोसाइट, LEAUCOCYTE, इसको LEAUC भी लिखते हैं, और एक लैंग्वेज में इसको LEUK के साथ भी लिखते हैं। एनी हाउ डजेंट मैटर, सी से हो या के से हो, इसको हम पढ़ेंगे लीकोसाइट। डॉक्टर साहब ये लफ्ज़ 2 लफ्ज़ों का मजमूआ है, एक लीक ओ साइट। WBCs को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम क्या कहते हैं, लीक ओ साइट। साइट का मतलब होता है सेल, जैसे इससे पहले हम आरबीसीज को पढ़ चुके हैं, इरेथ्रोसाइट, इरेथ्रोसाइट। आरबीसीज के लिए हमने क्या यूज किया था, इरेथ्रोसाइट। साइट मींस सेल। अच्छा, ये जो ओ है ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन अभी चूँकि नए नए मेंबर्स हमारे इन हो रहे हैं तो थोड़ा सा मैं पिछले लेक्चर्स को भी साथ रिकैप करने की कोशिश करता हूँ। ओ जो है ये 2 प्रीफिक्स और सुफिक्स को आपस में मिलाने के लिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज़ होता है। जहाँ पर भी कोई लफ्ज़ डॉक्टर साहबान आपको मुश्किल लग रहा हो, कोई किताब आप पढ़ रहे हैं, कोई चीज़, तो अगर देखें उस टर्मिनोलॉजी में कहीं पर ओ आ रहा है तो ओ से उस टर्म को आप काट दें। काटने का मतलब होता है जैसे कैंची किसी चीज़ को 2 हिस्सों में तकसीम करती है, या ब्लेड से आप कोई चीज़ काट, तो आपने इसको यूं क्रॉस करके ना देखना है कि इससे पहले वाला लफ्ज़ और इसके बाद वाला लफ्ज़ क्या है, फिर आपको वो टर्म बेहतर क्लियर हो जाती है। तो इसमें अब प्रीफिक्स लीक है, सुफिक्स साइट है। साइट का मतलब सेल, साइट का मतलब यहाँ पर भी सेल, साइट का मतलब यहाँ पर भी सेल। लीक का मतलब यहाँ पर वाइट, लीक हमेशा वाइट के लिए यूज होगा। ये इरेथर हमेशा रेड के लिए यूज होगा। इरेथ्रोसाइट, इरेथ्रोपोएटिक हार्मोन्स, इरेथ्रोपोएसिस, बोन मैरो में एक प्रोसेस हो रहा होता है रेड सेल्स के बनने का। तो आई मीन टू से दैट कि जहां पर भी लफ्ज इरेथर आएगा, जहां जहां पर भी लफ्ज इरेथर आएगा उससे मुराद क्या होगा, रेड। और जहां जहां भी लफ्ज लीक आएगा उससे मुराद वाइट। इरेथ्रोसाइट, वाइट सेल। यही लीक के साथ मैं कोई और लफ्ज लगा दूं, मसलन लीक ओ डर्मा, लीक ओ डर्मा,
लीकोडर्मा। अब डर्म जो है वो स्किन के लिए यूज होता है, डर्माटोलॉजी, डर्माटोलॉजिस्ट। डर्म चूंकि स्किन के लिए यूज होता है, तो जो स्किन के ऊपर वाइट वाइट पैचेस आ जाते हैं, जिसको हम अपने लोकल ज़ुबान में शायद वो फुलैरी भी कहते हैं, जो लोग कहते हैं जी मछली के बाद दूध पीने से हो जाते हैं सफ़ेद निशानात, लीकोडर्मा। अब चूंकि वो वाइट निशानात हैं, वाइट पैचेस हैं, तो मेडिकल में वाइट के लिए लफ्ज़ क्या यूज होगा? लीक, और स्किन के लिए डर्म। तो टर्म क्या बन जाएगी? लीकोडर्मा, लीकोडर्मा। अच्छा, जितनी डॉक्टर साहबान हमारी टर्मिनोलॉजी बेहतर होगी, उतनी हमें मेडिकल रिपोर्ट्स को, मेडिकल की चीज़ों को समझने में जो है वो आसानी होगी। अब ये जस्ट अभी मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब एक लफ्ज होता है गायनेकोलॉजी में, फीमेल डिजीजेज में इस्तेमाल, लिकोरिया, लीकोरिया, जिसको हम इकट्ठा ऐसे पढ़ते हैं, सी से भी लिखते हैं, LEUCORROHEA, लिकोरिया जिसको हम कहते हैं। बेसिकली ये भी टर्म दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, लीक ओ रिया। ओ जैसे मैंने कहा प्रीफिक्स और सुफिक्स को आपस में मिलाता है, रिया, RRHEA, रिया। रिया जहां पर भी आएगा, ये इसका मतलब होता है फ्लो, फ्लो, बहाव, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज, बहाव या फ्लो के लिए ये लफ्ज यूज होता है रिया, डिस्चार्ज, बहाव या फ्लो के लिए। अब इससे पहले चूंकि लफ्ज लीक लगता है, लीक का मतलब वाइट। अच्छा, मेडिकल टर्म बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह हमें जो है ना अगर समझ आ जाए, जैसे मैथमेटिक्स के फार्मूले चेंज नहीं होते, मसलन 2 + 2 इज ऑलवेज 4। तो लीक जहां पर भी आएगा वाइट, और ओरिया जहां पर भी आएगा डिस्चार्ज। इन दो लफ्जों को जब हम मिलाएंगे तो ये बन जाएगा लीक ओरिया, यानी वाइट डिस्चार्ज। अब इसकी सिस्टमेटिक डेफिनेशन गायनेकोलॉजी ने क्या लिखी है? वाइट डिस्चार्ज फ्रॉम द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड लिकोरिया। अब इसके साथ कोई भी लफ्ज और आ सकता है। ये तो लीक के साथ ओरिया था, लीक के साथ। अब कान को मेडिकल में क्या कहते हैं? ओट, ओट। कान के लिए मेडिकल टर्म जब भी यूज होगी ओट। एक लफ्ज होता है ओटोरिया, ओटोरिया। ओट का मतलब होता है कान, ओ मिलाने के लिए रिया, फिर वही रिया का मतलब फ्लो, डिस्चार्ज। किसी का जब कान बह रहा होता है, हमें पेशेंट आके कहते हैं जी मेरा कान बह रहा है, मेरे कान से कोई मवाद आ रहा है, उसके लिए हम अपने पास रजिस्टर पे जो टर्म लिखेंगे वो लिखेंगे ओटोरिया, ओटोरिया। ओट मीन्स कान, रिया मीन्स डिस्चार्ज और फ्लो। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। रीनोरिया, जैसे जुकाम में रनी नोज हम कहते हैं इंग्लिश में, रनी नोज, रीनोरिया। अच्छा, दूसरी बात ये भी है डॉक्टर साहब, अगर ये टर्मिनोलॉजी हमें आ जाए तो हमारे क्लिनिक पर कोई ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा लिखा पेशेंट, बेशक वो PhD ही क्यों ना हो, हमें उससे मरगूब होने की, हमें उसके प्रेशर में आने की जो है ना कोई ज़रूरत नहीं है अगर हमें टर्मिनोलॉजी आती है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा, MA इंग्लिश बंदा भी आपकी क्लिनिक पे आके कहेगा डॉक्टर साहब मतलब आई हैव द रनी नोज, यानी मेरी नाक से पानी बह रहा है, या मेरे आई हैव द वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम माई ईयर्स, तो मेरे कानों से वाटरी डिस्चार्ज आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है। लेकिन हम जो लिखेंगे अपने क्लिनिक के रजिस्टर पर या प्रिस्क्रिप्शन पर, हम लिखेंगे रीनोरिया। अब रीनोरिया मास्व है मेडिकल प्रोफेशनल्स के, हेल्थ प्रोवाइडर्स के, बाकी लोगों को ये टर्म नहीं आती क्योंकि ये एक लैंग्वेज है। अब ओटोरिया, रीनोरिया, इसी तरीके से मेनोरिया जिसको हम डिस्चार्ज ऑफ मेंसेस कहते हैं, तो मैन, MEN, ये लफ्ज मैन, ये बेसिकली ग्रीक जुबान में मंथ को कहते हैं। हमारी इंग्लिश जुबान में तो मेल के लिए यूज होता है ना, MAN, मैन एक शख्स के लिए, और MEN उसकी जमा के लिए। लेकिन ग्रीक जुबान में ये मैन मंथ के लिए जो है ना यूज होता है। इसी के साथ
और ये लगा दें, ये बन जाता है मंथली डिस्चार्ज। गायनेकोलॉजी जिसको कहती है कि इट इज़ द मंथली यूट्राइन साइक्लिकल डिस्चार्ज, जिसको हम कह सकते हैं मेंस्ट्रुएशन। एनी हाउ, ये तो जस्ट एग्जांपल्स थी। वी शुड कम टू द टॉपिक। WBCs, जिनको हमने क्या कहा, लीकोसाइट, लीकोसाइट। जिस तरह RBCs का पहला पैरामीटर RBCs की काउंट होती है कि RBCs ब्लड में आ कितने रहे हैं, डॉक्टर साहबान इसी तरह WBCs का भी पहला पैरामीटर जो है वो आता है WBCs काउंट। WBCs काउंट में भी पॉसिबल किस रिपोर्ट में आपको लीकोसाइट काउंट भी मिल सकता है। WBCs काउंट, WBCs काउंट। जिस तरह मैंने RBC में अर्ज किया था कि ये जो काउंट है सर मैडम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह मैंने RBCs में अर्ज किया था कि ये काउंट पूरे ब्लड में नहीं है। पूरा ब्लड एक बालिग शख्स में 5 से 6 लीटर तक होता है। इस वक्त मेरे और आपके बॉडी में जो ब्लड है वो 5 से 6 लीटर होगा नॉर्मल हेल्दी शख्स में, यानी 5000 मिलीलीटर से 6000 मिलीलीटर तक तकरीबन ब्लड होता है। तो पूरे ब्लड में नहीं, पूरे ब्लड में नहीं, 1 क्यूबिक मिलीमीटर, जिसको सीसी भी कह सकते हैं, 1 क्यूबिक मिलीमीटर, जिसको सीसी भी कह सकते हैं, क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में, यानी 1 मिलीमीटर लंबी नाली, 1 मिलीमीटर चौड़ी, 1 मिलीमीटर जो है वो ऊंची, उसमें जितना ब्लड आता है उसमें RBCs तकरीबन 4000 टू 11000 होते हैं। आगे यूनिट आपको मिलेगा तकरीबन पर क्यूबिक मिलीमीटर। 4000 टू 11000, 4000 से 11000। हर लैब की थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है। कुछ लैब्स के एरर की वजह से कुछ 12000 भी लिख देंगे, कुछ यहाँ 5000 लिख देंगे, वो एक्सेप्शंस है। हाउएवर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो है 4000 से 11000 तक। अब पहले तो किसी भी रिपोर्ट को डॉक्टर साहबान देखने के लिए हमें पहले नॉर्मल का पता होना ज़रूरी है। नॉर्मल का पता होगा तो हम एबनॉर्मल को समझ सकते हैं। यही वजह है कि हमारे सिलेबस में, हमारे कोर्स में भी सबसे पहले हमें एनाटॉमी पढ़ाई जाती है ताकि हमें स्ट्रक्चर का पता हो, फिर हमें फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है ताकि हमें नॉर्मल फंक्शन का पता हो, फिर 3rd ईयर में हमें पैथोलॉजी पढ़ाई जाती है ताकि हमें उसकी एबनॉर्मेलिटीज़ और उसकी डिजीज़ की समझ आ सके। तो इसलिए सबसे पहले वी शुड नो द नॉर्मल। अब नॉर्मल काउंट्स कितने हैं? 4000 टू 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। पहले तो मुझे ये नॉर्मल मालूम हो गए। अब इससे अगर इसके दरमियान में, अगर इसके अंदर पेशेंट्स के WBCs फॉल कर रहे हैं, मसलन आपके पास जो रिपोर्ट आती है उसमें लिखा हुआ है जी 5000, तो अल्टीमेटली हम कहेंगे जी ये नॉर्मल है। अगर उसमें लिखा होता है जी 6000, हम उसको नॉर्मल मान लेंगे। 7000, 8000, 10000, इवन 11000 अपर बॉर्डर पे आ जाएगा। अपर बॉर्डर पे कोई डॉक्टर साहब लिख रहे हैं कि वॉइस नहीं, डॉक्टर साहब आपका अपना इशू होगा। मेरे ख्याल में बाकियों को तो वॉइस आ रही है, बाकी डॉक्टर को कंफर्म कर दें। डॉक्टर जोहा आवाज़ आ रही है बेटा? एक डॉक्टर साहब लिख रहे हैं कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही। जी सर, आवाज़ आ रही है। अच्छा, वो फिर डॉक्टर साहब आपका शायद अपना इशू है। उसमें वो एक उसको आइकॉन आपके पास आ रहा होगा जूम पे, उसको क्लिक भी करना पड़ता है, शायद ऑन करना पड़ता है, वो देख लें सर। अच्छा जी, अगर तो 4000 और 11000 के, चले ठीक है जी, कंफर्म हो गया कि आवाज़ आ रही है। थैंक यू राबिया, थैंक यू। 4000 से 11000 के दरमियान अगर WBCs आ रहे हैं तो वो क्या होंगे? नॉर्मल। हाँ, इसके नॉर्मल के बाद
दो चांसेस और हैं, टोटल 3 चांसेस होते हैं। जो आपके पास रिपोर्ट आती है आमतौर पर इस किस्म की काउंट्स के लिए या पैरामीटर्स की, उसमें 3 चांस होते हैं। या तो पेशेंट की वो नॉर्मल में फॉल कर रही होगी जिसके आगे रेंज आ रही होती है, या वो नॉर्मल से कम होगी, या वो नॉर्मल से ज़्यादा होगी। अगर ल्यूकोसाइट्स नॉर्मल से कम हैं, कम हैं, कम हैं, मसलन मसलन उसके आ रहे हैं जनाब 2000 या 3000, पेशेंट के WBCs नॉर्मल से कम आ रहे हैं 2000 3000, तो सबसे पहले तो हम इसके लिए मेडिकल टर्म क्या लिखेंगे? मेडिकल टर्म वही कि चूंकि वाइट सेल्स हैं तो लीक, क्योंकि वाइट सेल्स हैं तो इसके लिए एक तो आ जाएगा लीक। अच्छा, ओ मिलाने के लिए साइट सेल के लिए लीकोसाइट ओ, फिर मिलाने के लिए जो 3 टर्म्स हैं लीक, वाइट, साइट, सेल, ओ। अब तीसरा लफ्ज है पीनिया, PENEA, लीकोसाइटोपीनिया। अगर जो डॉक्टर साहबान शुरू से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको याद होगा, आरबीसीज जब मैंने कहा था कि नॉर्मल से कम होंगे तो एरेथ्रोसाइटोपीनिया, एरेथ्रोसाइटोपीनिया। इसी तरीके से जब WBCs नॉर्मल से कम होंगे तो पहले तो हम अपने पास जो टर्म लिखेंगे, या आप जो पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन पर लिख सकते हैं वो लिखेंगे लीकोसाइटोपीनिया। अच्छा, इसके लिए 2 टर्म यूज होती हैं। अब मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसको जस्ट लीकोपीनिया भी कहा जाता है, लीकोपीनिया। लीकोपीनिया भी हम लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि लीकोसाइटोपीनिया, क्योंकि लीकोसाइट्स कम है। लीकोपीनिया का मतलब तो ये हो जाएगा कि इसके अंदर वाइट कम है। अब वाइट से मुराद वाइट सेल होंगे, लेकिन पूरा लफ्ज जो है वो है लीकोसाइटोपीनिया। अगर मेरे पेशेंट्स के WBCs नॉर्मल से क्या आ रहे हैं? कम आ रहे हैं। दूसरी डॉक्टर साहबान चांस ये है कि वो नॉर्मल से ज़्यादा हों। अक्सर हमें जो मिलते हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा ही मिलते हैं। 90% जो आपके पास, मैं बताता हूँ सर क्यों। 90% रिपोर्ट्स जो आपके पास सर आएंगी उसमें आपको मिलेंगे मोर देन 11,000, मसलन 13,000, 15,000, 17,000 एट्सेट्रा। 15,000। डॉक्टर साहब आप ही को आवाज़ नहीं आ रही है। एक डॉक्टर साहब मुसलसल लिख रहे हैं कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही। डॉक्टर साहब ये आपका इशू है, क्योंकि अगर सबको ना आ रही होती तो फिर मेरा इशू होता ना। मैंने अपने एंड पे चेक भी कर लिया है और बाकी डॉक्टर ने कंफर्म भी कर लिया है। तो सर आप अपने एंड पे चेक कर लें, आपके कोई नेट का इशू ना हो। अच्छा जी, अगर WBCs नॉर्मल से ज़्यादा आ रहे हैं 13,000, 14,000, 15,000, 17,000, इसके लिए जो हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो है लीक तो हम लिखेंगे क्योंकि वाइट है। ओ साइट सेल के लिए लीकोसाइटोसिस, ओसिस, SIS एबनॉर्मल किसी चीज़ का इंक्रीज कर जाना, बढ़ जाना, उसके लिए ओसिस का लफ्ज या सिस का लफ्ज यूज होता है। ओ साथ में मिला दूंगा तो ये बन जाएगा ओसिस, लीकोसाइटोसिस। इसी तरीके से अगर आरबीसीज की तादाद नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, जैसे 4.5 to 5.5 नॉर्मल है मिलियन, अगर किसी शख्स की मसलन 6 मिलियन आ जाती है तो वहाँ हमने लिखा था इरेथ्रोसाइटोसिस, इरेथ्रोसाइटोसिस। यहाँ हम क्या लिख रहे हैं? लीकोसाइटोसिस, लीकोसाइटोसिस। अब पहले तो ये है कि हमारे पेशेंट्स जो आरबीसीज WBCs की रिपोर्ट आएगी उसके 3 चांसेस हैं। WBCs काउंट में 3 चांसेस हैं। एक चांस नॉर्मल का है, एक चांस ये है कि उसकी WBCs क्या आ रहे हो? नॉर्मल आ रहे हो, 4,000 से 11,000।
एक चांस ये है कि वो लीकोसाइटोपिनिया में हो, लीकोसाइटोपिनिया में हो, लीकोसाइटोपिनिया में हो, यानी उसके जो हैं वो WBC नॉर्मल से क्या आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। तीसरा चांस ये है लीकोसाइटोसिस, कि नॉर्मल से क्या आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं नॉर्मल से। पहले तो हम इन 3 चीजों को देखेंगे कि नॉर्मल हैं, या वो पेशेंट लीकोसाइटोपिनिया में है, या वो हमारा पेशेंट लीकोसाइटोसिस में है। अब जो मैं कह रहा था कि मोस्टली मे बी पॉसिबल आपको अक्सर पेशेंट्स में ये अपर बॉर्डर के करीब मिले, या अपर बॉर्डर से भी ज़्यादा मिले, मसलन 11,000, 12,000, 13,000, 17,000, 18,000। मोस्टली जब भी बॉडी में कोई इन्फेक्शियस प्रोसेस चल रहा होता है, बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन चल रही होती है, बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन, तो सबसे पहले उसमें WBCs के रेज्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और बड़ी आसान बात है। अच्छा, डॉक्टर साहबान, मेडिकल साइंस को जितना सादी ज़बान में समझा और समझाया जाए ना, उतना ये अच्छी समझ आती है। मकसद MBBS करने से, DHMS करने से, FCPS करने से, MD करने से, मकसद तमाम का यही होता है कि इस साइंस को समझा जाए कि ये साइंस क्या है, क्या कहती है। अब जब हमारी बॉडी में कोई बाहर से इन्फेक्शियस एजेंट जाता है, इन्फेक्शियस एजेंट, बैक्टीरिया, वायरस, चले मैं इनके नाम ले रहा हूँ, बैक्टीरिया, वायरस, प्लाज्मोडियम, पैरासाइट्स, अच्छा कोई इस किस्म का एजेंट, तो हमारी बॉडी उसके रद्द अमल में क्या करती है, WBCs की तादाद को बढ़ा देती है, लीकोसाइट्स की तादाद ब्लड में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि जब लीकोसाइट्स ज्यादा आ रहे हैं तो लामहला बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन चल रही है। अब मसलन एक पेशेंट आपके पास CBC की रिपोर्ट लेकर आता है और उसके लीकोसाइट्स बढ़े हुए हैं। अक्सर आप मोहतरम डॉक्टर्स मुझे रिपोर्ट्स भेजते हैं, तो मेरे सामने पेशेंट तो नहीं होता, फिर कई डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनको फिर मैं वॉइस करके यही कहता हूँ कि अब आप मरीज़ को देखें कि मरीज़ के बॉडी के अंदर कहीं पर कोई ना कोई इन्फेक्शन मौजूद है। तो सबसे पहले जब लीकोसाइट्स ज़्यादा होंगे, लीकोसाइटोसिस होगा, तो हम उसकी बॉडी में इन्फेक्शन को ट्रेस करेंगे। और डॉक्टर साहबान, इन्फेक्शंस को ट्रेस करने का जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि सबसे पहले आप उसकी बॉडी में जो 4 ट्रैक्ट्स हैं, 4 नालियां हैं, 4 ट्यूब्स हैं, ये एक आसान प्रोटोकॉल है। मसलन एक बंदा है आपके पास, रिपोर्ट लेके आया लेकिन कोई वाजे इलामत नहीं नज़र आ रही, तो अब आप थोड़ा केस टेकिंग में ये देखें कि इसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यानी सांस की नाली जिसे हम कहते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यानी उसको कोई नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब, खांसी, TB, निमोनिया, जैसे आजकल COVID-19 भी है, कि उसकी सांस की नाली को सबसे पहले हम चेक करते हैं, क्योंकि सांस की नाली बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन की जद में रहती है। मौसम ज़्यादा ठंडा हो जाए तो भी इन्फेक्शन होती है, ज़्यादा गर्म हो जाए तो भी हो सकती है। आजकल तो वैसे भी हवा में अगर कोई पोल्यूशन है, हम जो कि मुसलसल सांस ले रहे होते हैं, खुराक को तो फिर भी हम थोड़ा बहुत देखभाल के खा लेते हैं ना, सांस को तो हम नहीं देखभाल सकते। मुझे नहीं पता जिस कमरे में मैं सांस ले रहा हूँ, आप ले रहे हैं, पता नहीं वो कैसी अब वो हवा है, कैसी एयर हमारे अंदर जा रही है। तो इन्फेक्शंस के मैक्सिमम जो चांसेस हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपको क्लियर मिलती है, मरीज कहते हैं नहीं, कोई खांसी, कोई नज़ला ज़ुकाम, कोई मुझे सांस की तकलीफ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अब सेकंड नंबर पे फिर आप
उसकी जीआईटी को देखेंगे, जीआईटी, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी। फिर चूंकि इंसान दिन में कम से कम 3 मरतबा तो खाना खाता है, आजकल तो सर्दियां हैं, वैसे कोई 10 मरतबा हम पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, मशरूबात पीते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें खाते हैं, तो दूसरा इन्फेक्शन का चांस जो है ना वो आपके खुराक की नाली में होता है। फिर आपने उसे पूछना है जी आपको कोई मैदे में प्रॉब्लम्स, कोई डायरिया, कोई डायसेंट्री, कोई इस किस्म की चीज़, कोई पेट में दर्द, यानी हम ये चेक करना चाहते हैं कि इसके WBCs क्यों रेज्ड हैं, वाई देयर इज लीकोसाइटोसिस। तो लीकोसाइटोसिस के पीछे काज क्या है, इन्फेक्शन। अब वो इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन, पहले हम ट्रैक्ट्स को चेक कर लेते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लियर है, क्लियर है। अब हम उसकी जीआईटी के मुतालिक उससे सिम्टम पूछेंगे कि आपको इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, वोमिटिंग तो नहीं हो रही, डायरिया तो नहीं हो रहा, पेट में दर्द तो नहीं पड़ रहा। एक्चुअली अ फिजिशियन लाइक टू ट्रेस द इन्फेक्शन इन जीआईटी। अगर वो कहते हैं नहीं जी मुझे ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम जीआईटी को भी क्लियर कर देंगे, इसकी तो जीआईटी भी ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तीसरा जो ट्रैक्ट है वो यूरिनरी ट्रैक्ट है, यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिन की जो नाली है, पेशाब की नाली, क्योंकि हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो किडनी से स्टार्ट होता है, किडनी, फिर उसके बाद यूरिटर, फिर ब्लेडर, उसके बाद यूरेथ्रा, यूरेथ्रल ओरिफाइस तमाम। तो चूँकि इंसान दिन में कई मरतबा यूरिन पास करता है, तो उसका जो यूरेथ्रल ओपनिंग है, जो उसका यूरेथ्रल ओरिफाइस है, वो इस बैरूनी इन्वायरमेंट से एक्सपोज होता है, वो बैरूनी इन्वायरमेंट्स के साथ टच होता है। तो वे भी पॉसिबल कि कोई टॉयलेट्स की इन्फेक्शंस, कोई इस किस्म की इन्फेक्शंस, बाथरूम्स की इन्फेक्शंस उस यूरेथ्रल ओपनिंग के ज़रिए अगर पेशेंट के यूरिनरी ट्रैक्ट में दाखिल हो गई हैं, तो वो यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन पैदा कर देगा। ये बहुत मशहूर लफ्ज़ है जो आपने सुना होगा, यूटीआई, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और एक होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आरटीआई, आरटीआई। इसी तरीके से इसको जीआईटीआई लिखते भी हैं बाज़ औक़ात, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जब इन्फेक्शन आपको मिल जाएगी तो आप आगे जस्ट आई का लफ्ज़ लगा देते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट, आगे हम आई लिखेंगे, ये यूटीआई बन जाएगा। अब हम उससे पूछेंगे कि आपको कोई पेशाब में जलन, पेशाब को रुक रुक के तो नहीं आता, कोई पेशाब में मज़ीद तकलीफ़, कोई डिसयूरिया, कोई किडनी में पेन, इस किस्म के हम उससे सिम्टम्स लेंगे टू ट्रेस द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। 3 ट्रैक्ट हो गए। अगर वो कहता है नहीं मुझे ऐसी भी कोई सूरत हाल नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसका यूरिनरी ट्रैक्ट भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। 3 ट्रैक्ट हमने चेक कर लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट। अब चौथी पॉसिबिलिटी, अच्छा इनका ना, इनका मेरिट भी ऐसे ही बनता है। सबसे पहले आप कोशिश करें कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को की सिम्टम चेक कर लें, फिर उसके बाद आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की, फिर यूरिनरी ट्रैक्ट की। चौथा जो है वो है जेनिटल ट्रैक्ट, जेनिटल ट्रैक्ट। जिसको हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं, जेनिटल ट्रैक्ट या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। एनाटॉमी में आपने पढ़ा होगा, जैसे फीमेल में ये ओवरी से शुरू होता है, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, उसके बाद यूट्रस, यूट्रस के बाद सर्विक्स, फिर विजाना, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये तमाम जो है ये जेनिटल ट्रैक्ट में आते हैं। तो मेल में स्क्रोटम, टेस्टिकल्स, उसके बाद एपिडिडाइमिस, वेस डिफरेंस, उसके बाद जो है वो सेमिनल वेजिकल्स, फिर उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड से होता हुआ यूरेथ्रा और यूरेथ्रल ओरिफाइस। गैनाकोलॉजी में एज कंपेयर टू मेल देयर आर टू मच रिस्क
फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट अक्सर इन्फेक्शंस की ज़ाद में रहता है। फीमेल में जेनिटल ट्रैक्ट अक्सर ड्यू टू मंथली menstruation, ड्यू टू अदर प्रॉब्लम्स, देयर आर सो मैनी इन्फेक्शंस इन द जेनिटल ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल। तो फीमेल ट्रैक्ट अक्सर इन्फेक्शंस की ज़ाद में रहता है। तो चौथा फिर हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी अगर फीमेल पेशेंट है तो उसके जेनिटल ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन तो नहीं। मेल है तो वहाँ भी हम चेक कर लेंगे, फीमेल में स्पेशली हम जो है इसकी सिम्टम्स को चेक करते हैं। क्यों? एक लफ्ज़ आपने कभी कोई एलोपैथिक से अगर कोई पेशेंट आपके क्लिनिक पे रेफ़र होकर आ रहा है, डॉक्टर साहबान एक लफ्ज़ लिखा होता है यूरोजेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, फीमेल में लिखा होता है अक्सर यूरोजेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी इसमें दोनों ट्रैक्ट इन्वॉल्व हो गए। यूरिनरी ट्रैक्ट में भी इन्फेक्शन है और जेनिटल ट्रैक्ट में भी, क्योंकि दोनों एक्सपोज हो रहे हैं ना एनवायरमेंट्स के साथ, तो दोनों ट्रैक्ट में इकट्ठी इन्फेक्शन भी मेल में भी आ सकती है, फीमेल में तो ज़्यादा मिलती है। इसको जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी लिखते हैं, यूरो जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी, लेकिन दोनों लफ्ज़ जहाँ पे कंबाइन हो जाएंगे वो हमें ये बताते हैं कि इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट और जेनिटल ट्रैक्ट दोनों में इन्फेक्शन है। अगर पेशेंट कहता है कि नहीं ये भी क्लियर है जी, क्योंकि हम WBCs को पढ़ रहे हैं, अब WBCs की जाती एक एक पैरामीटर डॉक्टर साहबान इतनी इसके पीछे वसी स्टोरी है, इतना इसके पीछे जैसा आप कह सकते हैं ना, एक पैरामीटर के पीछे समुंदर होता है पूरा। हम तो जस्ट उसको रीड कर देते हैं ना कि भाई इसमें HB इतना आ रहा है या इतना नहीं आ रहा। एक एक पैरामीटर आपको कितनी डायग्नोसिस जो है ना वो दे रहा होता है। अगर वो कहते हैं जी नहीं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी क्लियर है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल भी क्लियर है, यूरिनरी ट्रैक्ट भी क्लियर है और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट भी क्लियर है, तो फिर इसके बाद पांचवा जो मेन इन्फेक्शन का रिस्क है वो स्किन में होता है। फिर हम उसकी स्किन को चेक करेंगे, स्किन इन्फेक्शन को डर्मेटोलॉजी, जैसे मैंने कहा अक्सर आपने देखा होगा लोगों को एक्नीज, पिंपल्स, बल्कि बड़े बड़े एप्सिस बने होते हैं, दाने बने होते हैं, एप्सिस में पस बन जाती है। तो अगर तो कहीं स्किन पर ऐसी सूरत हाल मौजूद है तो फिर भी आप मुतमईन हो जाएं कि अच्छा इस वजह से इसके ल्यूकोसाइट्स जो है ना वो रेज्ड आ रहे हैं, क्योंकि ट्रैक्ट तो सारे ठीक हैं। पहली बात तो यह है कि जब आप सॉर्ट आउट करना शुरू करेंगे ना डॉक्टर साहबान, आपको पहले दूसरे ट्रैक्ट में इन्फेक्शन मिल जाएगी। अगर WBCs रेज्ड हैं तो अक्सर हमें पहले नहीं तो दूसरे नहीं तो तीसरे ट्रैक्ट में इन्फेक्शन मिल जाती है। अगर ट्रैक्ट्स में ना मिले फिर हम किस में जाते हैं? स्किन में। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। स्किन के बारे में एनाटॉमी लिखती है कि इट इज द लार्जेस्ट तो है, इसने सर से लेकर पांव तक मुझे कवर किया हुआ है। तो स्किन इन्फेक्शन मसलन जहाँ पर भी दाने फोड़े हो सकते हैं, चेहरे पर भी हो सकते हैं, गर्दन पर भी हो सकते हैं, चेस्ट में भी हो सकते हैं, बाजुओं पर भी, टांगों पर भी। तो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इसलिए ट्रैक्ट के बाद इसको चेक करना है हमने कि इसमें तो कोई इन्फेक्शन नहीं आ रही। अगर स्किन भी क्लियर है, स्किन भी, फिर ईयर, आई, ये जो स्पेशल सेंसेस के ऑर्गन हैं कि कहीं कोई कान में इन्फेक्शन तो नहीं, कहीं कोई आंख में इन्फेक्शन तो नहीं जिसको कंजक्टिवाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, जैसा भी मैंने ओटोरिया का लफ्ज़ यूज़ किया था ना,